हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर प्रिंस कुशवाहा और इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बचपन से ही हम भारतीय परिदृश्य में एक कहावत सुनते आ रहे हैं कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में यह कहावत बिल्कुल सटीक है? नहीं, बिल्कुल सटीक नहीं है। आज खेल की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या प्रासंगिकता है, यह मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। विश्व मानचित्र पर कई ऐसे देश हैं जिन्हें हमें ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन उस देशों के खिलाड़ियों ने जब ओलंपिक जैसे बड़े स्थल, बड़े तट पर या बड़े प्लेटफॉर्म पर जब परफॉर्म किया तो उस देश के बारे में पता लगा लोगों को कि यह देश भी कहीं पर स्थित है। तो उस देश की पहचान उस देश के खिलाड़ी के द्वारा खेले गए खेलों से हुई है। खेल इंसान को शारीरिक रूप से तो सशक्त बनाता ही है, वह मानसिक व आर्थिक रूप से भी उस देश को तथा उस देश के खिलाड़ियों को भी काफ़ी सशक्त और वह मजबूत बनाता है। तो खेल की इंपॉर्टेंस को हम बात करते हुए हमारी इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में शुरुआत करते हैं जिस गेम की, उसका नाम है टेनिस। हम तमाम प्रकार के एग्जाम्स देखते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जिनमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है, इनका वेटेज कम होता है, लेकिन यह स्कोरिंग करके आपको इन और आउट, जो जिस एक या दो नंबर से हमारी जो रैंकिंग डिसाइड होती है, उसमें आपको ज़रूर सफलता दिला सकते हैं। तो चूंकि हमको पता है कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक नंबर इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए अब हम स्पोर्ट्स जो सीरीज है उसमें आज का टॉपिक जो लेने जा रहे हैं उसका नाम है टेनिस। इस टेनिस के लेक्चर में शुरुआत में हम पहले इंट्रोडक्शन लेंगे टेनिस का। टेनिस के इंट्रोडक्शन के बाद उसके हम क्या फॉर्मेट्स होता है उसको समझेंगे और इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए ध्यान से समझिए और टकटकी लगाकर पूरा ध्यान देखिए, समझिए टेनिस के बारे में और इस लेक्चर को हमेशा के दिमाग में फीड कर लीजिए, ताकि जीवन में टेनिस से संबंधित कभी भी कुछ क्वेश्चन आता है या आप जब भी आप अखबार पढ़ रहे हो और आपका खेल पृष्ठ खोल के बैठा हो आप और टेनिस से संबंधित कुछ भी आए, तो अगर आप उसको समझने में सफल होते हैं तो हमारा लेक्चर बनाना, आपको बताना सार्थक हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं जिस गेम से हम जो आज टॉपिक ले रहे हैं उसका नाम है टेनिस। टेनिस के बारे में अगर बात करते हैं तो आपको जैसा शुरुआत में बताया है कि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। टेनिस विश्व के सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। बिल्कुल सही बात है, काफ़ी लोकप्रिय है, लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहता है। कई बार हम लोग देखते भी हैं टेनिस के बारे में, हर न्यूज़ चैनल में या हर जगह बताया जाता है कि टेनिस इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। साथ ही साथ में लोकप्रिय होने के साथ साथ यह काफ़ी महंगी प्रतियोगिता भी है। टेनिस की सारी प्रतियोगिता जैसे हम आगे देखेंगे, ग्रैंड स्लैम से ATP टूर हो गए, WTA इवेंट हो गए, ये काफ़ी महंगी होते हैं। तो इसके ऑर्गेनाइजर्स भी जो स्पॉन्सर करते हैं वो भी काफ़ी पैसा लगाते हैं और जो दर्शक होते हैं, खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं, इन्हें भी काफ़ी धनराशि मिलती है जब कोई व्यक्ति टेनिस का कोई भी इवेंट जीतता है। तो काफ़ी लोकप्रिय होने के साथ साथ काफ़ी महंगी स्पोर्ट्स मानी जाती है टेनिस। अगर इसकी शुरुआत की जाए तो आधुनिक टेनिस की शुरुआत 19वीं सदी के अंत में इंग्लैंड के बर्मिंघम से की गई। तो अगर पूछा जाए कि इस टेनिस की शुरुआत कहाँ से या इस इंग्लैंड का या टेनिस का जन्मदाता देश, तो हम मान सकते हैं इंग्लैंड को कि यह टेनिस का एक जन्मदाता देश है। तो अगर टेनिस खेल की उद्गम की बात करें तो वह कहाँ से हुआ है? इंग्लैंड से हुआ है। अगर हम देखें ओलंपिक में टेनिस का इतिहास क्या रहा है, तो बिल्कुल आप सभी को पता है कि आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत सन 1896 से की गई। तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत से ही टेनिस को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था, लेकिन 1896 से 1924 तक ही इसे रखा गया, बाद में इसे बाहर कर दिया गया था ओलंपिक से। लेकिन उसके बाद 1924 के बाद बाहर होने के बाद पुनः इसे ओलंपिक में शामिल कर लिया गया 1988 में। तो हमें यहाँ पर दो चीज़ देखने को मिली कि इसे ओलंपिक में, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत से ही 1896 से ही ओलंपिक में शामिल कर लिया गया था। 1896 से 1924 तक यह लगातार ओलंपिक इवेंट में या ओलंपिक खेलों में इसे रखा गया। 1924 से लेकर 1988 तक इसे ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया और वर्तमान में 1988 से लेकर वर्तमान तक यह टेनिस जो है ओलंपिक का एक स्पोर्ट्स रहा, एक इवेंट रहा है। तो आज भी यह ओलंपिक में शामिल किया हुआ है सन 1988 से। अगर हम बात करते हैं इसके वर्तमान प्रारूप, तो हमें 4 प्रारूप देखने को मिलते हैं। प्रारूप मतलब फॉर्मेट्स टेनिस के। पहला प्रारूप होता है लॉन टेनिस। लॉन, जब भी जीवन में लॉन शब्द है तो लॉन का मतलब सिंपल सी बात होती है घास का मैदान। पहले के जो घर होते थे अंग्रेजों के, तो उन अंग्रेजों के घरों में आसपास, घर के आसपास घास उगा दी जाती थी। चूंकि यह घास के मैदान में खेला जाता है इसलिए इसे लॉन टेनिस भी कहा जाता है। लॉन मतलब घास का मैदान। और यह भी बोलना मतलब उचित रहेगा कि भारत में, ऑब्वियस सी बात है, हमारा भारत देश अंग्रेजों के समय
गुलाम रहा था। तो भारत में लॉन टेनिस लाने वाले भी कौन रहे थे? अंग्रेज। तो इसे लॉन टेनिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि घास के मैदान में नॉर्मली खेला जाता है। इसका दूसरा फॉर्मेट है व्हील चेयर टेनिस। टेनिस जो गेम है आपने सभी ने देखा है, टेनिस जो गेम है जरूरी नहीं है कि यह एक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति खेल सकता है। अगर कोई दिव्यांग है जो जिसके पैर किसी दुर्घटनावश से काम नहीं कर पा रहे हैं तो व्हील चेयर पर बैठकर भी टेनिस खेल सकता है। इसे व्हील चेयर टेनिस कहा जाता है। व्हील चेयर टेनिस यह दिव्यांगों के लिए है। इसे समर ओलंपिक या समर पैरा ओलंपिक, आप सभी को पता है कि जिस तरीके से ओलंपिक होते हैं उसी तरीके से दिव्यांगों के लिए पैरा ओलंपिक आयोजित किया जाते हैं। तो पैरा ओलंपिक 1992 से 1992 से समर पैरा ओलंपिक में व्हील चेयर टेनिस को भी शामिल कर लिया गया। तो हम लोगों ने देख रहे हैं टेनिस के 4 फॉर्मेट है। पहला फॉर्मेट है लॉन टेनिस, दूसरा फॉर्मेट है व्हील चेयर टेनिस। व्हील चेयर टेनिस दिव्यांगों के लिए होता है और ये समर पैरा ओलंपिक में 1992 से शामिल किया। व्हील चेयर टेनिस को समझने के बाद जो तीसरा फॉर्मेट आ रहा है उसका नाम है बीच टेनिस। बीच आप सभी को पता है कि जिस तरीके समुद्र के किनारे पर बालू रेत पर वॉलीबॉल खेला जाता है, उसी तरीके से बीच टेनिस भी एक नया प्रारूप देखने को मिल रहा है हमको, जो 2008 से स्टार्ट किया गया है। एक तरीके का ये कॉम्बिनेशन है वॉलीबॉल का और लॉन टेनिस का। या वॉलीबॉल जैसे लॉन टेनिस घास के मैदान पर खेला जाता है नॉर्मली, तो अगर हम बोलें कि बीच टेनिस क्या है तो एक कॉम्बिनेशन है वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल में जिस तरीके से हमको बॉल को नीचे टप्पा खाने नहीं देता है, अगर नीचे टप्पा खा जाती है तो उसका वह पॉइंट सामने वाले को मिल जाएगा। उसी तरीके से बीच टेनिस खेला जाता है बीच पर, जिसमें हमको ये रैकेट से खेला जाएगा और टेनिस की बॉल को टप्पा खाने नहीं देना है। तो बीच टेनिस इस टेनिस का तीसरा प्रारूप है जिसकी शुरुआत 2008 से की गई। चौथा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट आ रहा है, इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यह नया शुरुआत किया गया जिसका नाम है टाई ब्रेक टेनिस या टाई ब्रेक टेनिस। यह इस टेनिस का सबसे छोटा प्रारूप है। जिस तरीके से हम लोग देखते हैं क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप है T20 क्रिकेट मैचेस। T20 क्रिकेट मैचेस में 20 ओवर का मैचेस होते हैं। उसी तरीके से टेनिस का अगर सबसे छोटा प्रारूप पूछा जाए तो वो कहलाता है टाई ब्रेक टेनिस या टाई ब्रेक टेनिस। इसकी शुरुआत 2015 में की गई। इस टाई ब्रेक टेनिस का छोटा सा फॉर्मेट बता देते हैं कि इसमें जो प्लेयर पहले 10 पॉइंट अर्जित कर लेगा 2 पॉइंट के मार्जिन से, वह विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो अगर हम बात कर जाते हैं कि टाई ब्रेक टेनिस, तो यह टेनिस का एक सबसे छोटा प्रारूप है। जिस तरीके से क्रिकेट का सबसे छोटा प्रारूप T20 वर्ल्ड कप है, उसी तरीके से टेनिस का सबसे छोटा प्रारूप है टाई ब्रेक टेनिस। टाई ब्रेक टेनिस की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो लेटेस्ट अगर हम इवेंट देखें तो 2021 में टाई ब्रेक टेनिस का जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है वो दुबई में हुआ है। और दुबई में टाई ब्रेक टेनिस 2021 के जो विजेता है वो है ज़ुज़ोई बर्ग्स। ज़ुज़ोई बर्ग्स नाम आप देख सकते हैं। ज़ुज़ोई बर्ग्स ये जो खिलाड़ी है ये टाई ब्रेक टेनिस के विजेता हैं और ये किस देश के हैं? बेल्जियम के हैं। इंपॉर्टेंट यह बात है कि टाई ब्रेक टेनिस एक T20 क्रिकेट जैसा टेनिस का एक छोटा फॉर्मेट है। इसका जो लेटेस्ट इवेंट हुआ है वो 2021 में दुबई में हुआ है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत का एक खिलाड़ी भी इसमें शामिल हुआ था इस प्रतियोगिता में। चूंकि भारत से खिलाड़ी शामिल है तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत का कौन सा खिलाड़ी टाई ब्रेक टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका नाम है रामकुमार रामनाथन। तो इस 2021 की प्रतियोगिता में जो भारत का खिलाड़ी जो इस प्रतियोगिता में शामिल हुआ था टाई ब्रेक टेनिस, उसका नाम है रामकुमार रामनाथन। तो रामकुमार रामनाथन भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे भारत का टाई ब्रेक टेनिस मुकाबले 2021 में, लेकिन यह जीत नहीं पाए। जीता फाइनल ज़ुज़ोई बर्ग्स ने जो बेल्जियम के खिलाड़ी हैं। तो हम लोगों ने देखा कि टेनिस के 4 प्रारूप जिसमें लॉन टेनिस पर हम चर्चा कर चुके हैं, व्हील चेयर पर हम चर्चा कर चुके हैं, बीच टेनिस पर चर्चा करते हैं, हम टाई ब्रेक पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो बता चुका हूं मैं कि भारत में यह खेल अंग्रेजों द्वारा लाया गया, लेकिन अंग्रेजों में लाया तो गया लेकिन इसे अलग अलग समय में अलग अलग प्रोविंसेस में शुरू किया गया था। जैसे पंजाब लॉन टेनिस चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत 1885 में लाहौर में की गई। बंगाल लॉन टेनिस चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत 1887 में कलकत्ता में की गई। ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप, इसकी शुरुआत 1910 इलाहाबाद में की गई। तो यह एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था हमारे टेनिस के बारे में, जिससे हम लोगों ने देखा कि टेनिस एक्चुअली है क्या, टेनिस की शुरुआत कब की गई, ओलंपिक्स में से कब शामिल किया गया, इसके फॉर्मेट्स पे हम चर्चा कर चुके हैं, भारत में से कौन लाया और कब कब कहाँ इसकी स्थापना हुई, ये हमें नॉर्मली छोटा सा परिचय हम दे चुके हैं। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि टेनिस के डायमेंशंस के बारे में या टेनिस के प्रारूप के बारे में कि कैसे और कहाँ खेला जाता है। तो टेनिस का जो मैदान है उसे कोर्ट कहा जाता है। जिस मैदान पर जैसे क्रिकेट कहाँ खेला जाता है, क्रिकेट पिच पर खेला जाता है, उसी तरीके से
कोर्ट में टेनिस खेला जाता है। तो टेनिस के मैदान को क्या कहा जाता है? कोर्ट। नॉर्मली जो कोर्ट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट। हार्ड मतलब हार्ड कठोर कोर्ट, क्ले जिसे लाल मिट्टी का कोर्ट होता है, और ग्रास जिसमें घास उगी होती है। ये आगे हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे अलग अलग होते हैं। हार्ड कोर्ट नॉर्मली ग्रे कलर का होता है, क्ले कोर्ट रेड कलर का होता है, और ग्रास कोर्ट ऑब्वियस सी बात है घास का कलर हरा होता है तो हरे कलर का होता है। तो टेनिस के मैदान को कोर्ट कहा जाता है। नॉर्मली कोर्ट 3 प्रकार के होते हैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट और ग्रास कोर्ट। हम लोग टेनिस के मैदान का डायमेंशन पर चर्चा कर लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल, जो मैदान टेनिस का जो कोर्ट होता है वो रेक्टेंगल होता है। इसमें बीच में ये जो नेट दिखी होती है, ये नेट लगभग 3 फीट की होती है। जो नेट की हाइट होती है टेनिस कोर्ट की, उस नेट की हाइट 3 फीट होती है। इसका जो टोटल लेंथ होती है वो 78 फीट होती है। इसका मतलब कि नेट से उधर के साइड 39 फीट, नेट से इधर के साइड 39 फीट, टोटल इसकी लेंथ जो होती है 78 फीट के आसपास होती है, या 78 फीट ही होती है। अगर मुकाबला सिंगल्स, अब देखिए टेनिस में कितने प्लेयर हिस्सा ले सकते हैं? तो 1 या 2, या तो एक एक खेलेंगे तो सिंगल्स कहलाएगा, सामने भी एक प्लेयर, इस कोर्ट में भी एक प्लेयर और इस कोर्ट में भी एक प्लेयर, तो एक एक। अगर यहाँ पर टीम उतरेगी तो 2-2 हो जाएंगे। तो 1 या 2 इस टेनिस में खिलाड़ियों की संख्या होती है। तो यदि सिंगल्स इवेंट चल रहा है तो इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 27 फीट, लेकिन अगर डबल इवेंट होगा तो इस कोर्ट की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, वो हो जाएगी 36 फीट। ऑब्वियस सी बात है कि सिंगल प्लेयर के लिए इतने बड़े कोर्ट को कवर करना मुश्किल होगा, इसलिए थोड़ी चौड़ाई कम कर दी जाती है 27 फीट। डबल खेल रहे हैं तो दूसरा साथी भी जो होगा वो उसकी मदद करेगा बॉल को सर्व करने के लिए, तो उसकी चौड़ाई बढ़ा के 36 फीट कर दी जाती है। नेट की कुल ऊंचाई जो होती है वो 3 फीट होती है। ये जो 4 बॉक्स होते हैं इसको हम सर्विस एरिया बोलते हैं। यहां पर जो प्लेयर है वो सर्विस करता है, तो यह सर्विस एरिया, सर्विस बॉक्स कहलाते हैं। ये जो 4 बॉक्स आप देख रहे हैं ये सर्विस बॉक्स कहलाते हैं, सर्विस बॉक्स। सर्विस बॉक्स से सर्विस बॉक्स पर सर्विस की जाती है। यह जो लाइन कहलाती है यह सर्विस लाइन कहलाती है, जहां से हम सर्विस करते हैं। अब सर्विस क्या होती है ये बताया था मैं, कि जब भी आप देखते हो टेनिस की शुरुआत होती है तो प्लेयर ऐसा उछल के शॉट मारता है, इसको हम सर्विस बोलते हैं। तो यह सर्विस लाइन से सर्विस की जाती है। जहां पे बॉल टिप्पा खाती है सामने वाले के पाले पे, वो सर्विस बॉक्स कहलाता है। और यह जो लाइन देख रहे हो ये कहलाती है बेस लाइन, ये कहलाती है आपकी बेस लाइन, जो कोर्ट के बिल्कुल अंतिम छोर पर होती है। तो हमको यहाँ पर टेक्निकल टर्म्स, शब्दावली भी हमको देखने को मिल रही। तो ये कहलाएगी आपकी नेट, ये कहलाएंगे आपके सर्विस बॉक्स जहां से सर्विस की जाती है वो सर्विस लाइन, और यह कहलाती है इसकी बेस लाइन। तो आपको दिमाग में केवल ये रखना है कि नेट की जो ऊंचाई होती है सेंटर में या पूरे एक बीच में जो नेट की ऊंचाई 3 फीट होती है, इस कोर्ट की पूरी लंबाई 78 फीट होती है। अगर नेट को इस कोर्ट को 2 हिस्सों में बांटती है 39 फीट पर, जहां पर सर्विस होती है वो सर्विस बॉक्स कहलाता है, जहां से सर्विस की जाती है सर्विस लाइन कहलाती है। इस छोर के एंड को बेस लाइन कहते हैं। थोड़ा सा अगर हम बोले डायमेंशन के बारे में, तो बॉल का जो वेट होता है लगभग 56 से 58 ग्राम होता है। टेनिस की बॉल से खेला जाता है तो इसलिए इसको हम टेनिस बोलते हैं। तो बॉल वेट 56 से 58 ग्राम का होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है गेंद का कलर या तो पीला होगा या सफेद होगा। गेंद का डायमीटर जो होता है वो 6.3 से 6.6 सेंटीमीटर के ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यह अप्रॉक्स 6.3 से 6.6 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए गेंद का डायमीटर। तो ये तो हो गई कोर्ट्स की बात, कोर्ट्स के डायमेंशंस की बात और बॉल के वेट की बात। ऑब्वियस सी बात यह खेल रैकेट से खेला जाता है और आप सभी को पता है जो रैकेट होता है ये रैकेट कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें नेट्स होती है, अलग अलग कंपनी के रैकेट्स आते हैं और रैकेट से इसको खेल को खेला जाता है। इस खेल में रैकेट के द्वारा बॉल पर प्रहार करके दूसरे वाले प्लेयर के सर्विस बॉक्स में डालना होती है, और जब यह लगातार एक दूसरे से शॉट खेलते आते हैं उसे हम बोलते हैं रैली, जब बिना फॉल के गेम चलता जाए। तो चलिए हम आगे डायमेंशन की बात को शब्दावली पर चर्चा करते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 शब्दावली आ रही है एस। यदि सर्विस खाली निकल जाए, कई बार जो सामने वाला प्लेयर इतनी जोर से इतनी तेज से सर्विस देता है कि सामने वाला जो प्लेयर है वह वापस से रिटर्न करने में असमर्थ हो जाए तो वह एस कहलाता है। समझ लीजिए कि किसी बॉलर ने इतनी तेज बॉलिंग मारी, इतनी तेज बॉलिंग की कि बल्लेबाज बल्ला नहीं घुमा पाए और बोल्ड हो जाए। उस तरीके से अगर कोई प्लेयर बहुत तेजी से शॉट मार रहा है सामने वाला और वह सामने वाला जो प्लेयर है टेनिस प्लेयर उसको टच भी नहीं कर पाए तो उसको बोलते हैं एस। यदि सर्विस खाली निकल जाए या बहुत तेजी से या बहुत स्पीड से सर्विस की जाए
तो उसको हम एस कहते हैं। दूसरा कहलाता है फोरहैंड। फोरहैंड मतलब जब जैसे जिस तरीके से हम क्रिकेट में शॉट होते हैं उस तरीके से ये टेनिस के शॉट है। जब इस हाथ से ताकत लगाए थे तो ये फोरहैंड कहलाता है, जब इस ताकत से कहलाते हैं बैकहैंड कहलाता है। तो फोरहैंड, बैकहैंड, यह भी शब्दावलियां हैं। उसके बाद अगली शब्दावली आ रही चॉप, गेंद को स्विंग कराना, गेंद को स्विंग कराना चॉप कहलाता है। तो चॉप भी, अच्छा कुछ टर्म्स दूसरे खेलों में भी कॉमन होती है, जैसे चॉप टेबल टेनिस में भी होता है, लेकिन यहां पर चॉप का मतलब वही होता है जो टेबल टेनिस में होता है, गेंद को स्विंग कराना। आपको बता ही चुका हूं मैं, हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ग्रास कोर्ट, तो ये भी टेनिस से संबंधित शब्दावलियां हैं। फॉल और डबल फॉल, तो फॉल और डबल फॉल, अगर मान लीजिए कि किसी प्लेयर ने सर्विस करी और वह सर्विस बॉक्स में ना गिर के इधर उधर गिर जाती तो फॉल कहलाता है। अगर वह सर्विस करने में दोबारा लेट हो जाता है तो वह डबल फॉल कहलाता है। यदि उसने सर्विस करी और बॉल नेट से टकरा गई तो नेट कहलाता है, यह भी फॉल कहलाएगा। ड्यूस, जब दोनों प्लेयर के अंक समान हो जाते हैं तो वह ड्यूस कहलाता है। स्मैश, तेजी से प्रहार करना भी स्मैश कहलाता है। जिस तरीके से मान लीजिए कि एस, अगर हम बोले एस तो तब बोलेंगे जब खाली निकल जाएगी, लेकिन बहुत तेजी से प्रहार किया तो उसको शुरुआत में स्मैश किया जाएगा। तो स्मैश करने से हो सकता है कि एस मिल जाए। एस मिल जाए मतलब कि सामने वाला उसको रिटर्न करने में असमर्थ हो जाए। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि इस यहाँ पर ये जो टेबल, जब भी आपने टेनिस का मैच देखा होगा, यहाँ पर दो बड़ी बड़ी चेयर लगी होती है, इस पर रेफरी बैठा होता है या हम बोले एम्पायर्स बैठे होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखा होगा कि कई बच्चे या छोटी छोटी लड़कियाँ यहाँ पर होती है, इन्हें बॉल बॉय या बॉल गर्ल कहा जाता है। ये क्या करते हैं कि जब बॉल इस कोर्ट के अलावा बाहर चले आती है तो तुरंत ये प्लेयर को वापस लाते देखते हैं इकट्ठा करके। तो बॉल बॉय गर्ल, वह एक हम बात बोलते हैं वो सपोर्टिंग टीम होती है या सपोर्टिंग टीम वहां बोलते हुए स्टाफ होता है जो बॉल को इकट्ठा करके प्लेयर्स को देते हैं। टाई ब्रेक, जब दोनों के अंक समान हो जाते हैं तो टाई ब्रेक भी होता है। हाफ वॉली, टप्पा खाते ही शॉट लगाने वाले को या टप्पा खाते ही बॉल टप्पा का हमने शॉट लगा दिया तो उसको हम हाफ वॉली कहते हैं। और भी कई इंपॉर्टेंट शब्दावलियां हैं, लेकिन ये बेहद इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं टेनिस का इंट्रोडक्शन, टेनिस का डायमेंशंस और टेनिस की कुछ शब्दावलियां। चलिए अब इसके कोर टॉपिक में हम प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि वह कौन सी संस्था है जो इस पूरे टेनिस को इवेंट करवाती है। ग्रैंड स्लैम्स के बारे में चर्चा करते हैं और इसके बारे में तत्कालीन या वर्तमान में जो चैंपियंस हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो टेनिस के इंट्रोडक्शन, उसकी पूरे प्रारूप, उसके डायमेंशंस, उसके मैदान का डायमेंशंस, बॉल, रैकेट्स की चर्चा करने के बाद, शब्दावली की चर्चा करने के बाद हम शुरू करते हैं आगे की चर्चा। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, यह अंतरराष्ट्रीय वह संस्थान है, शीर्षतम संस्थान है जो पूरे विश्व में टेनिस टूर्नामेंट आयोजित कराती है। जैसे क्रिकेट की सबसे सुप्रीम या शीर्षतम संस्थान होती है आईसीसी। क्रिकेट को लेकर इसलिए समझा जाता है क्योंकि क्रिकेट हमको आसानी से समझ में आता है। तो टेनिस की सबसे शीर्षतम संस्थान हो गई आईटीएफ। जैसे फुटबॉल की सबसे शीर्षतम होती है फीफा, उसी तरीके से टेनिस की सबसे शीर्षतम संस्था है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन। यह टेनिस फेडरेशन क्या करती है, पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर अलग अलग टूर्नामेंट्स आयोजित कराती है। तो चलिए जानते हैं आईटीएफ के बारे में। आईटीएफ की स्थापना 1913 में की गई। इसका हेडक्वार्टर लंदन इंग्लैंड में है। वर्तमान में इसके सदस्य 211 है। हाँ, लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तब उसके सदस्यों की संख्या केवल 12 थी आईटीएफ की। आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की आधिकारिक भाषा इंग्लिश है। वर्तमान जो चेयरमैन है इसके डेविड हैगर्ट है। तो आईटीएफ वह शीर्षतम संस्थान है जो पूरे विश्व में टेनिस टूर्नामेंट को आयोजित कराती है। इससे संबंधित नियम निर्धारित करती है। इससे संबंधित प्लेयर्स की, चाहे वह सिंगल्स हो चाहे डबल्स हो, देशों की रैंकिंग्स डिसाइड करती है प्लेयर्स की विभिन्न टूर्नामेंट में प्रदर्शन के अनुसार। इस आईटीएफ की दो साझेदारी संस्थान है, यह हम बात करें पार्टनर संस्थान है जिनका नाम है डब्ल्यूटीए। एक का नाम है डब्ल्यूटीए और दूसरे का नाम है एटीपी। चलिए दोनों के बारे में समझते हैं। डब्ल्यूटीए, डब्ल्यू फॉर वुमेन, टी फॉर टेनिस, ए फॉर एसोसिएशन, वन वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ये आईटीएफ की एक सहयोगी या साझेदारी संस्थान है। इसकी स्थापना 1973 में की गई। इसका हेडक्वार्टर फ्लोरिडा में है। अभी डब्ल्यूटीए क्या है? डब्ल्यूटीए आईटीएफ की एक साझेदारी संस्थान है। इसका प्रमुख कार्य होता है साल भर पूरे विश्व में अलग अलग जगह पर वुमेन्स टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करवाना या डब्ल्यूटीए टूर आयोजित करवाना। अब नाम है डब्ल्यूटीए टूर आयोजित। अगर आपको पेपर में पढ़ने को मिले कि डब्ल्यूटीए टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है तो नाम से पता लगा डब्ल्यूटीए, इसका मतलब केवल इससे पार्टिसिपेट कौन करेंगे? विमेंस, महिला या महिला टेनिस टूर्नामेंट आयोजित करवाने वाली शीर्षतम संस्थान है डब्ल्यूटीए। तो इस डब्ल्यूटीए की स्थापना 1973 फ्लोरिडा में की गई और यह डब्ल्यूटीए रैंकिंग्स
जारी करती है। और ये जो रैंकिंग्स जारी होती है महिलाएं टेनिस महिला खिलाड़ियों की उनके वर्तमान प्रदर्शन के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है या जारी की जाती है कि उन्होंने WTA टूर पर उनका प्रदर्शन कैसा रहा। तो चलिए, आपको पता है कि हम अपडेटेड पढ़ रहे हैं, तो 2021 तक की रैंकिंग हमको जारी कर दी गई है उसके द्वारा। सिंगल में नंबर 1 प्लेयर है WTA की, उसका नाम है एशले बार्टी जो ऑस्ट्रेलिया की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में वह महिला खिलाड़ी जो विश्व की नंबर 1 टेनिस प्लेयर है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है एशले बार्टी जो कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है। उसी तरीके से कोई पूछे कि विश्व की डबल महिला खिलाड़ी, अब डबल टेनिस खिलाड़ी मतलब जैसे आपको बताया कि टेनिस सिंगल्स भी खेला जाता है, डबल्स भी खेला जाता है। सिंगल में एक एक प्लेयर्स खेलते हैं, डबल्स में दो दो की टीम होती है। तो युगल या जोड़ीदार महिलाएं जो सबसे शीर्षतम जिसकी रैंकिंग है तो उसका नाम है सुवी हिश ताइवान। तो डबल्स में नंबर 1 प्लेयर की जो है जू वी शी ताइवान का, आपको पता है चाइनीज नेम को प्रोनाउंस करने में दिक्कत आती है, तो जू वी शी ये ताइवान की, ये डबल्स में नंबर 1 रैंकिंग होल्डर है। किसकी? WTA डबल्स इवेंट्स की। तो हम लोगों ने देखा WTA सिंगल डबल की रैंकिंग। उसी तरीके से पुरुषों की रैंकिंग या पुरुषों के विश्व भर में टूर्नामेंट आयोजित करने वाली संस्था का नाम है ATP। ATP का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल पूरे विश्व भर में साल भर में पुरुषों के संबंधित ATP टूर आयोजित करवाती है। तो अगर पेपर में ATP पढ़ने को मिल रहा है इसका मतलब महिलाओं से संबंधित नहीं है या पुरुषों से संबंधित है। इसकी स्थापना 1972 में लंदन में की गई और WTA के अकॉर्डिंग ही या WTA के जैसे ही यह ATP रैंकिंग्स जारी करती है। तो अगर पूछा जाए कि वर्तमान में 2021 में नवंबर 2021 में नंबर 1 सिंगल्स प्लेयर कौन है, तो वो है नोवाक जोकोविच। और यह किस देश के हैं? सर्बिया के। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच विश्व के सबसे अच्छे सिंगल्स टेनिस प्लेयर है। सिंगल में इनका कोई हाथ नहीं पकड़ सकता या सिंगल में इनका कोई मुकाबला नहीं, इतने अच्छे प्लेयर हैं। ATP रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर वर्तमान में नोवाक जोकोविच है। अगर पूछा जाए डबल्स में नंबर 1 प्लेयर कौन है, तो वो है मैट पेविक जो क्रोएशिया के। तो मैट पेविक क्रोएशिया के विश्व के नंबर 1 प्लेयर है डबल्स में। तो हम लोगों ने देखा यहां पर विश्व की नंबर 1 सिंगल पूछा जाए तो एशले बार्टी, विश्व के नंबर 1 सिंगल पुरुष पूछा जाए तो नोवाक जोकोविच, विश्व के नंबर 1 डबल्स में पूछा जाए महिला खिलाड़ी तो जू वी शी है ताइवान की, और डबल्स में पूछा जाए पुरुषों में तो मैट पेविक है। तो हम लोगों ने देखा कि ITF की 2 साझेदारी संस्थान WTA जो महिलाओं के WTA आयोजित कराती है और ATP जो पुरुषों के टूर्नामेंट्स आयोजित कराती है। ITF के द्वारा ग्रैंड स्लैम्स तो आयोजित कराए जाते हैं, उसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो प्रमुख टूर्नामेंट्स आयोजित किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, तो ITF की अन्य प्रतियोगिता में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले आता है डेविस कप। डेविस एक विश्व के सबसे धाकड़ प्लेयर हुए हैं डेविस, डिवाइड डेविस नाम है उनका, डिवाइड डेविस। और ये जो डिवाइड डेविस हैं ये कहां के रहने वाले हैं? USA के रहने वाले हैं। और ये जो डिवाइड डेविस है ये इन्हें माना जाता है फाउंडर ऑफ डेविस कप। तो कोई पूछे कि डेविस कप के फाउंडर या डेविस कप के जो जन्मदाता कौन है, तो वो है डिवाइड डेविस, जिनके सम्मान में डेविस कप आयोजित किया जा रहा है। और ये डिवाइड डेविस जो है कहां के रहने वाले थे? US के। ये विश्व के सबसे धाकड़ टेनिस प्लेयर में से एक है। इनके सम्मान में ही डेविस कप आयोजित किया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष टेनिस वर्ल्ड कप है। जैसे क्रिकेट वर्ल्ड कप होता है ऐसे ही टेनिस वर्ल्ड कप है। अलग अलग देशों के प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी इसमें आते हैं पुरुष और अपने देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसके सम्मान में आयोजित की जाती है, किसके सम्मान से नाम रखा गया है? डेविस कप। डेविस के डिवाइड डेविस के नाम से USA के रहने वाले हैं। इसकी स्थापना कब से? 1900 से। वार्षिक नॉकआउट प्रतियोगिता है, मतलब नॉकआउट मतलब हारे और भार। यह वार्षिक है, मतलब साल में एक बार होती है। ऑब्वियस सी बात है कई टूर्नामेंट्स का कोरोना काल के कारण जो शेड्यूल बिगड़ गया है, लेकिन आइए नॉर्मली साल में एक बार हो जाती है। तो वार्षिक नॉकआउट टूर्नामेंट है, हारो और बाहर। वर्तमान विजेता इसके कौन है? स्पेन वर्तमान विजेता है डेविस कप की। तो दिमाग में रख लीजिएगा, आने वाले इस साल भर में जो भी एग्जाम आएगी उसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि वर्तमान में डेविस कप के विजेता कौन सा देश है, तो स्पेन है। और स्पेन ने यह टूर्नामेंट कितनी बार जीता है? 6वीं बार। तो डेविस कप पुरुषों का वर्ल्ड टेनिस वर्ल्ड कप है, या पुरुषों का टेनिस वर्ल्ड कप को क्या कहा जाता है? डेविस कप। वो वर्तमान में पुरुषों का टेनिस वर्ल्ड कप किसने जीता है? स्पेन ने यह 6वीं बार जीता हुआ है। थोड़ा सा अगर हम अपने नॉलेज को एनरिच करना चाहें तो अगर पूछा जाए सर्वाधिक टेनिस वर्ल्ड कप किसने जीता है या डेविस कप, तो US ने जीता है 32 बार, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 28 बार। तो सर्वाधिक बार अगर डेविस कप पूछा जाए किसने जीता है तो वह जीता है US ने 28 बार। वर्तमान विजेता कौन है? स्पेन। उसी तरीके से अगर पूछा जाए कि महिलाओं का
टेनिस वर्ल्ड कप को क्या कहा जाता है? तो महिलाओं के टेनिस वर्ल्ड कप को कहा जाता है फेड कप। क्या कहा जाता है? फेड कप। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस फेड वर्ल्ड कप को 1963 के समय जब इसकी स्थापना हुई थी तो उसे फेडरेशन कप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फेडरेशन कप। तो जब इसकी स्थापना हुई थी तब उसे फेडरेशन कप कहा गया। 1995 से इसे क्या कहा जाता है? फेड कप। यह महिलाओं का वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप है, या महिलाओं का यह टेनिस वर्ल्ड कप है। ऑब्वियस सी बात है, पुरुषों का वर्ल्ड कप टेनिस वर्ल्ड कप क्या कहलाता है? डेविस कप। महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप क्या कहलाएगा? फेड कप, अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस वर्ल्ड कप। यह इसकी स्थापना 1963 में की गई थी। और क्यों की गई थी? क्योंकि उस समय आईटीएफ की स्थापना के 50वीं वर्षगांठ थी। तो आईटीएफ की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ पर अंतरराष्ट्रीय महिला टेनिस वर्ल्ड कप की स्थापना की गई। इसमें याद रखने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अब इस फेड कप का नया नाम रख दिया गया है। इसका देखो 2 बार नामांकन हुआ। जब यह स्थापित हुई थी तो इसका नाम था फेडरेशन कप, 1995 में इसको कर दिया गया फेडरेशन कप, और सितंबर 2020 में इसे एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम है बिली जीन किंग कप। जो बिली जीन किंग कप, यह विश्व की सबसे धाकड़ महिला टेनिस प्लेयर है, और यह जो जीन किंग कप है इन्हीं के नाम से अब यह जैसे डेविस कप विश्व के सबसे धाकड़ टेनिस प्लेयर के नाम से रखा गया है, उसी तरीके से इस फेडरेशन या फेड कप का नया नाम हो चुका है बिली जीन किंग क्लब। और यह भी ऑब्वियस सी बात है कि यह किंग कप है, यह महिला है, सबसे धाकड़ टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं, और इन्हीं के नाम पर यह नया नाम रखा गया फेड कप का। और ऑब्वियस सी बात है इसमें अगर हम बात करें कि वर्तमान विजेता कौन है तो रशिया। तो वर्तमान विजेता अगर हम फेड कप की बात करें या बिली जीन कप की बात करें तो रशिया है, और इसे भी सर्वाधिक बार किसने जीता है? यूएस ने जीता है। तो हमें अगर एग्जाम में या पेपर में कहीं पढ़ने को मिलता है डेविस कप, तो इसका मतलब पुरुषों का टेनिस वर्ल्ड कप। अगर पूछा जा रहा है बिली जीन किंग कप, इसका मतलब महिलाओं का टेनिस वर्ल्ड कप। और वर्तमान में महिलाओं के टेनिस वर्ल्ड कप की विजेता कौन है? कौन सा देश है? रशिया। इसका मतलब रशिया की महिला टेनिस खिलाड़ियों ने इस खेल में भाग लिया और दूसरे देशों को हराया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इवेंट आता है आईटीएफ की, वो कहलाता है हॉफमैन कप। यह कुछ भी नहीं है हॉफमैन कप, इसमें केवल पुरुष भाग ले रहे हैं, इसमें केवल महिलाएं भाग ले रही है। और हॉफमैन इसका मतलब इसमें महिला पुरुष युगल के रूप में, मिश्रित युगल के रूप में भाग लेते हैं। इसका मतलब एक टीम में एक पुरुष होता है, एक महिला होती है। इसमें केवल पुरुष भाग ले रहे थे, इसमें केवल महिला भाग रही थी, इसमें पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं। यह एक मिश्रित युगल कंपटीशन है। यह इंटरनेशनल मिक्स्ड जेंडर टूर्नामेंट है। इसका मतलब मिक्स्ड जेंडर मतलब एक टीम में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। इधर केवल मेल था, इधर केवल फीमेल थी, इसमें मेल फीमेल दोनों भाग ले सकते हैं। हॉफमैन कप, इसकी स्थापना 1989 पर्थ में की गई ऑस्ट्रेलिया में। इसका नामांकन किसके नाम पर हुआ? तो हेनरी हॉफमैन, ऑस्ट्रेलिया के एक बहुत अच्छे टेनिस प्लेयर हेनरी हॉफमैन के नाम पर इस कप की शुरुआत की गई। और वर्तमान विजेता इसके कौन है? स्विट्जरलैंड। भैया स्विट्जरलैंड के धाकड़ प्लेयर रॉजर फेडरर ने 2019 में एक बार फिर अपनी टीम को, अपने देश को हॉफमैन कप दिलवाया है। और रॉजर फेडरर ऐसा करने वाले तीसरी बार उन्होंने हॉफमैन कप जितवाया। इसका मतलब ये कि वन साइडेड स्विट्जरलैंड की महिला होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन सामने वाले में देखो क्या होता है कि दोनों प्लेयर तगड़े हो किसी भी देश में मुश्किल होता है। लेकिन स्विट्जरलैंड के रॉजर फेडरर ने अपने दम पर, रॉजर फेडरर कौन? विश्व के महानतम, अभी हम देखेंगे कुछ फेमस प्लेयर जो संबंधित है टेनिस से। तो रॉजर फेडरर ने तीसरी बार स्विट्जरलैंड को जितवाया कौन सा कप? हॉफमैन कप। तो यहां पर हमें देखने को मिला है 3 कप, डेविस कप, फेडरेशन कप और हॉफमैन कप। यहां पर हम छोटा सा एक नोट भी लिखेंगे कि विश्व के 3 देश, जैसे 3 देश कौन कौन से? यूएसए, दूसरा देश आता है चेक रिपब्लिक, यूएसए, और तीसरे देश का नाम आ रहा है ऑस्ट्रेलिया। ये 3 देश ऐसे देश हैं जिन्होंने एक ही समय में क्या करा है? एक ही समय में डेविस कप भी जीता है और एक ही समय में अगर हम बात करें फेड कप भी जीता है। तो ऐसा करने वाले केवल 3 ही देश हैं जिन्होंने एक ही समय में डेविस कप भी जीता हो, फेडरेशन कप भी जीता हो। तो यह रही थी हमारी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स की बात। चलिए अब लोग डालते हैं नजर अगले टॉपिक है जिसका नाम है ग्रैंड स्लैम। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर बनते हैं इन डेविस कप या जेली बीन कप के बाद, हॉफमैन कप के बाद, तो बनते हैं ग्रैंड स्लैम में। वो शुरुआत हम आगे करते हैं। चलें, तो डेविस कप, फेड कप और हॉफमैन कप के बाद जो चर्चा हम शुरू करने जा रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लिया तो एग्जामिनर की पहली चॉइस जो रहती है वो ग्रैंड स्लैम्स में से पूछी जाती है। तो चलिए समझते हैं ग्रैंड स्लैम्स। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम्स बोल रहा हूं क्योंकि 4 इवेंट है। इन ग्रैंड स्लैम्स को मेजर्स भी कहा जाता है। तो जानते हैं एक-एक स्लैम्स के बारे में।
तो ITF द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सालाना प्रतियोगिताओं में से जो इंपॉर्टेंट प्रतियोगिता है वो ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन को हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है। यह कब आयोजित की जाती है? तो ये मध्य जनवरी में आयोजित की जाती है, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम में आयोजित की जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये हार्ड कोर्ट पे आयोजित की जाती है। तो स्लैम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये पूछे जाते हैं कि यह कब आयोजित की जाती है? तो यह मध्य जनवरी में आयोजित की जाती है। कहाँ आयोजित की जाती है? तो हार्ड कोर्ट पर आयोजित की जाती है। इसकी स्थापना 1905 में की गई। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन की हम बात करें, हर साल ये ITF आयोजित कराती है, जनवरी में आयोजित की जाती है। तो साल के शुरुआत में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और 2021 के इसके विजेता आपको अपडेट कर देते हैं। 2021 में इसके विजेता रहे मेंस सिंगल के नोवाक जोकोविच, वुमेन सिंगल की रही है नोआमी ओसाका जापान की। अगर हम बात करते हैं कि मिक्स डबल, मिश्रित डबल में, तो बारबोरा जो है क्रोएशिया की है, तो बारबोरा रही क्रोएशिया की। और राजीव राम, अब देखिए नाम आपको लगा है राजीव राम मिक्स डबल के विजेता, लेकिन ये राजीव राम नाम से आपको ऐसा लगेगा कि भारत के नहीं, ये US के प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं। तो राजीव राम मिक्स डबल में जीतने वाले ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्लेयर हैं। और लास्ट पॉइंट जो उसमें लिखा है नोवाक जोकोविच, तो सर्वाधिक अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है तो वो जीता है नोवाक जोकोविच। तो अगर मैं बोल लूं कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का बादशाह किसे कहा जाता है तो नोवाक जोकोविच को कहा जाता है। तो कुल मिला के हम ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाते हैं, चारों ग्रैंड स्लैम्स में से जो पहला ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन कहलाता है। यह जनवरी में होता है, हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। इस बार के पुरुष विजेता है नोवाक जोकोविच, वुमेन विजेता है नाओमी ओसाका, मिक्स डबल में विजेता है बारबोरा क्रोएशिया की, राजीव राम US के हैं। और इस ग्रैंड स्लैम को सर्वाधिक जीता है नोवाक जोकोविच ने 9 बार। दूसरा जो ग्रैंड स्लैम आता है इसको फ्रेंच ओपन कहा जाता है। फ्रेंच ओपन रोलैंड गैरोस पेरिस में खेला जाता है। रोलैंड गैरोस स्टेडियम कहां पर है? तो पेरिस में। बहुत इंपॉर्टेंट एक इवेंट होता है रोलैंड गैरोस पेरिस में, मई जून में यह आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना 1891 में की गई। यह क्ले कोर्ट में खेला जाता है। क्ले मतलब मिट्टी, लाल कलर की कोर्ट होता है, लाल कलर की मिट्टी, क्ले कोर्ट में खेला जाता है। और इसके विजेता जो रहे, इसके विजेता भी मेंस सिंगल में ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह नोवाक जोकोविच है। आपको याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता भी नोवाक जोकोविच पुरुषों में, फ्रेंच ओपन के विजेता भी नोवाक जोकोविच पुरुषों में। हाँ, वुमेन सिंगल में बारबोरा रही हैं। और अगर हम बात करें बारबोरा कहाँ की, तो क्रोएशिया की है। और इस फ्रेंच ओपन को सर्वाधिक जीतने का रिकॉर्ड है राफेल नडाल के बाद 13 बार। तो अगर पूछा जाए कि क्ले कोर्ट का बादशाह कौन है या लाल मिट्टी के कोर्ट का बादशाह कौन है, तो राफेल नडाल 13 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुके हैं। तो अगर फ्रेंच ओपन पूछा जाए तो रोलैंड गैरोस पेरिस में खेला था, सर्वाधिक विजेता रहे इसके राफेल नडाल। तीसरा विंबलडन, टेनिस का मक्का, सबसे पुराना कोई ग्रैंड स्लैम है तो वो है विंबलडन। इसे टेनिस का मक्का भी कहा जाता है। माना जाता है कि टेनिस की शुरुआत आपको बताया था इंग्लैंड में की गई। इंग्लैंड में किस स्टेडियम से? तो विंबलडन स्टेडियम से की गई थी। और इसे शुरुआत में ऑल इंडियन चैंपियनशिप भी कहा जाता था। किसे? विंबलडन में। तो विंबलडन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह जून जुलाई में आयोजित किया जाता है। विंबलडन के लंदन स्टेडियम में होता है। ग्रास कोर्ट, घास में होता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 3 प्रकार के कोर्ट या मैदान होते हैं टेनिस के, क्ले कोर्ट, हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट। तो यह ग्रास कोर्ट में होता है। इसकी शुरुआत 1877 में की गई। आपको दिख रहा है सबसे ओल्डेस्ट कोई टूर्नामेंट है तो वो है विंबलडन। वर्तमान में इसके विजेता भी नोवाक जोकोविच, एक बार फिर याद रखने की जरूरत नहीं। एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया की महिला सिंगल विजेता रही एशले बार्टी। और अगर हम बात करें सर्वाधिक विंबलडन जीतने का जो रिकॉर्ड किसके नाम है, तो रॉजर फेडरर। तो आपको 3 अलग अलग वर्तमान में विजेता दिख रहे हैं। अच्छा, ये तीनों इसलिए स्पेसिफाई करें क्योंकि ये तीनों एक्टिव हैं, आज तक ये तीनों खेल रहे हैं। तो रॉजर फेडरर ने सर्वाधिक कौन सा जीता है? विंबलडन ओपन। फ्रेंच ओपन सर्वाधिक किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन सर्वाधिक किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच में। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, साल का अंतिम जो ग्रैंड स्लैम होता है वो अगस्त सितंबर में खेला जाता है न्यूयॉर्क स्टेडियम में। कहां पर? US में। इसकी स्थापना कब से हुई? 1881 में। वर्तमान में अगर हम बात की जाते हैं कि इसके विजेता कौन है, तो उसके विजेता है मेन सिंगल में डेनिल मेदवेदेव। ये डेनिल मेदवेदेव किस देश के हैं? तो डेनिल मेदवेदेव रशिया के हैं। विमेन सिंगल US ओपन के विजेता है एम्मा राडुकानु। और ये राडुकानु कहाँ की? UK की, ब्रिटिश की। तो एम्मा राडुकानु और डेनिल मेदवेदेव ये US के मेन और विमेन चैंपियन हैं। और मिक्स डबल में एक बार फिर आ रहे हैं राजीव राम और जो सेलिसबरी। राजीव राम को इसलिए इस बारे में बताया गया क्योंकि राजीव राम आपको बताया कि किस देश से खेलते हैं? US में। और US ओपन को सर्वाधिक बार किसने जीता है? रिचर्ड सिरस ने 7 बार। अच्छा, इसमें मैंने मेंस वुमेन सिंगल दिया है,
डबल्स भी आपको याद रखना है, लेकिन जो एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है मैंने उसी के बारे में, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम मेंस डबल भी पढ़ें, हारने वाले का नाम भी पढ़ें, किसको हराया, तो आप वो आपकी मर्जी से कर सकते हैं। अगर हम सबके नाम लिखेंगे तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने मेन सिंगल और फीमेल सिंगल याद रख लिया तो डेट इज इनफ फॉर द ऑल एग्जाम। अगर हाँ और रुचि है तो आप अपने हिसाब से और आगे इसको कर सकते हैं। तो ये रहते हैं चारों ग्रैंड स्लैम्स। अब इन ग्रैंड स्लैम्स के बाद कुछ टेक्निकल टर्म आती है, हम उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले टेक्निकल टर्म आती है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। कैलेंडर ग्रैंड स्लैम मतलब कि एक वार्षिक ईयर में यदि कोई खिलाड़ी, मान लीजिए नोवाक जोकोविच आपको दिख रहा है कि 1, 2, 3 इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत लिया, फ्रेंच ओपन भी जीत लिया, विंबलडन ओपन भी जीता है। किस बात की बात कर रहे हैं, किस साल की बात कर रहे हैं, 2021 में। मान लीजिए अगर वो 2021 का यूएस ओपन भी जीत जाते तो उनके झोली में यह आ जाता कैलेंडर ग्रैंड स्लैम, उनके नाम के आगे लिखा जाता कि इन्होंने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। यदि कोई खिलाड़ी किसी साल के चारों ग्रैंड स्लैम को जीत लेता है तो वह कहलाता है कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। लेकिन यदि कोई खिलाड़ी चारों ग्रैंड स्लैम जीत तो चुका है लेकिन उस साल में नहीं जीता है, अलग अलग सालों में जीता है, तो वह कहलाता है नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। कि भैया चारों तो जीते हैं लेकिन एक साल में नहीं जीते। हो सकता है कोई ने 11 में जीता हो, फिर एक 12 में जीत लिया हो, एक 13 में जीत लिया हो, एक 14 में जीत लिया हो, तो वह कहलाएगा नॉन कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जो जीवन में केवल एक ही बार, अपने पूरे करियर में एक ही बार ग्रैंड स्लैम जीते, तो वो कहलाता है करियर ग्रैंड स्लैम। भाई एक ही जीता है लेकिन जीत लिया, तो वो कहलाएगा करियर ग्रैंड स्लैम। और लास्ट आता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए गोल्डन ग्रैंड स्लैम क्या किसे कहा जाता है, यदि किसी खिलाड़ी ने कैलेंडर ग्रैंड स्लैम आपको पता है कि एक कैलेंडर में कितने ग्रैंड स्लैम होते हैं, 4। यदि चारों ग्रैंड स्लैम जीत लिए, साथ ही साथ में उस साल अगर ओलंपिक आयोजित किया गया और उस ओलंपिक में भी उस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया हो, तो उसके आगे नाम के आगे लग जाता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। मतलब कि उस साल में आयोजित होने वाले ओलंपिक में भी गोल्ड और उस साल के चारों ग्रैंड स्लैम जीतना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और वर्तमान दिनांक तक केवल एक ही महिला, देखो महिला शक्ति कितनी स्ट्रांग होती है, आप समझ सकते हैं। एक ही महिला, एक ही खिलाड़ी, वो भी कौन, महिला, ऐसा कर पाई है अपने जीवन में, गोल्डन ग्रैंड स्लैम जीत पाई है, और वो कहलाई स्टेफी ग्राफ, जर्मनी की है। उन्होंने 1988 के चारों ग्रैंड स्लैम जीते ही थे, साथ ही साथ में सियोल ओलंपिक में गोल्डन मेडल भी जीता, इसलिए वह कहलाता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। ये चारों टेक्निकल टीम शब्द दिमाग में रख लीजिएगा। कैलेंडर अगर उस साल में चारों ग्रैंड स्लैम जीत ले, नॉन कैलेंडर अलग अलग सालों में चारों ग्रैंड स्लैम जीते, किसी भी साल में एक बार कोई भी ग्रैंड स्लैम जीत ले तो कैरियर ग्रैंड स्लैम। गोल्डन ग्रैंड स्लैम चारों ग्रैंड स्लैम जीतने के साथ एक ओलंपिक जीत ले तो वो कहलाएगा गोल्डन ग्रैंड स्लैम। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मेजर टूर्नामेंट, तो अभी ओलंपिक हुआ है, तो ओलंपिक में कौन विजेता रहे ये भी दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने अभी सिंगल से लिखे, डबल्स आप चाहें तो लिख सकते हैं। मेन सिंगल में टेनिस के विजेता रहे अलेक्जेंडर ज़वेरेव, और वुमेन सिंगल में रही है बिलिंडा बेनकिक। ये जो है बिलिंडा बेनकिक कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की। तो यह मेन सिंगल और मेन सिंगल और वुमेन सिंगल के बारे में मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट जो एक ओपन है या टूर्नामेंट है वो है चेन्नई ओपन। ये पुरुष टेनिस टूर्नामेंट है, इंडिया में हार्डकोर्ट में खेला जाता है 2018 से। वर्तमान विजेता जो है इसके कोरेंटीन मोटेट है। कोरेंटीन मोटेट फ्रांस के हैं, 2019 वर्तमान विजेता, मतलब लास्ट टाइम कब आयोजित किया गया था, 2019 में चेन्नई ओपन के विजेता हैं। ऐसे बहुत सारे कप हैं जो टेनिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपको सबके विजेता के नाम पता होना चाहिए करंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप उसको करंट में अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन जिसमें सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं वो थे ग्रैंड स्लैम्स, डेविस कप, हॉपमैन कप, फेडरेशन कप, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसके विजेता भी आपको बता चुका हूं। हाँ, जो और इवेंट्स होते हैं वो उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टेनिस से संबंधित प्रमुख कप और कौन कौन से हैं, तो वो है मर्सिडीज कप, हैमलेट कप, अमेरिकन ओपन, दुबई ओपन, सिटीजन कप, चॉइस कप, वॉल्वो टेनिस कप, कतर ओपन, मॉन्टे कार्लो ओपन, सिनसिनाटी ओपन, मैड्रिड ओपन और चाइना ओपन। अब इतने सारे ओपन है तो आपको पता है, ये नाम के बता दिए तो इसका मतलब है टेनिस से संबंधित है। अगर मान लो आप एग्जाम देने जा रहे हो और विगत 1-2 महीनों में कोई ये कप हुआ है तो आपको इनके विनर के नाम पता होना चाहिए। ये एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है करंट पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेक्ट करता है कि आपको ग्रैंड स्लैम्स और इन टेक्निकल टर्म के बारे में पता हो। चलिए, ये तो सारे प्लेयर्स के नाम बात कर लिए जो विदेशी है। कई हमारे देशी प्लेयर भी हैं जो प्रोफेशनल टेनिस खेलते हैं, जिनका नाम
जो एक्टिव भी नहीं है अभी, कुछ एक्टिव भी है, तो हम ध्यान रख लेते हैं कौन कौन से। देशी खिलाड़ियों की बात करते हैं तो देशी खिलाड़ियों में सबसे पहले नाम आता है सानिया मिर्जा का, जो विश्व की नंबर 1 महिला डबल टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं। इन्हें 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया। भारत की सर्वाधिक या सबसे लोकप्रिय खेल या टेनिस को भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय महिला किसने बनाया, तो किसने बनाया, सानिया मिर्जा ने। इसी कारण यह 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित भी किया गया है। लिएंडर पेस भी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय टेनिस प्लेयर्स में से एक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अटलांटा ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था, और यह अटलांटा ओलंपिक कब आयोजित किया गया था, 1996 में, और 1996 में ही इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तीसरे प्लेयर जो हमें इंपॉर्टेंट, इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, महेश भूपति। ये महेश भूपति पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। तो महेश भूपति पहले खिलाड़ी जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता। अगर मान लो अपने करियर में एक ही जीत पाए तो वो क्या कहलाएगा, करियर ग्रैंड स्लैम। तो पहला खिलाड़ी जिसने ग्रैंड स्लैम जीता वो कौन थे, महेश भूपति। चौथे नंबर पर आते हैं रोहन बोपन्ना, ये प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, अभी भी एक्टिव है। पांचवें खिलाड़ी आते हैं रामकुमार रामनाथन, ये एटीपी फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं और अभी भी एक्टिव हैं। डेविस कप में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसे ही कुछ सारे अलग विदेशी खिलाड़ी भी हैं, महिलाएं, सेरेना विलियम, मारिया शारापोवा, ये सब टेनिस से संबंधित है। तो टेनिस से संबंधित एक विस्तृत और एक शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप समझने का प्रयास करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना अलग बात है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारा मोटिव नहीं है। मोटिव है कि आपको किसी भी खेल के कॉन्सेप्ट को समझ में आना चाहिए। टेनिस पर चर्चा करने के बाद आज का लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक पे हम फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू सो मच।